नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का भारतीय नववर्ष में। आप सभी को स्वागत। अध्याय 13 पर्यावरण में आज हम लेने जा रहे हैं मृदा प्रदूषण के प्रभाव। कारण की बात हम पिछली क्लास में कर चुके थे। क्या प्रभाव है मृदा प्रदूषण के? सबसे पहले देखिए, उपजाऊ मृदा जो है वो बंजर बनती जाती है। सबसे पहला प्रभाव, भूमि धीरे धीरे बंजर बनती है। उपजाऊ मृदा अनउपजाऊ मृदा में बदलती जाती है। दूसरा प्रभाव, पौधों द्वारा हानिकारक रसायनों का अवशोषण। पौधे चूंकि मिट्टी में ही वृद्धि करते हैं और अगर मृदा पर हानिकारक पदार्थ या रसायन उपस्थित हैं तो उन्हें पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, खाद्य श्रृंखला के द्वारा ये हानिकारक रसायन उच्चतर स्तर में पहुंचते हैं। खाद्य श्रृंखला द्वारा उच्चतर स्तरों में हानिकारक रसायनों का पहुंचना। खाद्य श्रृंखला यदि हम संक्षेप में बात करें तो जिस प्रकार से हरे पौधे सबसे पहले अपना खाना स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब इन पौधों पर अपने भोजन के लिए सभी शाकाहारी जीव निर्भर रहते हैं, तो पौधों के द्वारा जो भी चीज अवशोषित की जाती है वो कुछ हद तक अगली खाद्य श्रृंखला यानी कि शाकाहारी जंतुओं में पहुंच जाती है, क्योंकि पौधे उनके द्वारा खाए जाते हैं। उसके बाद सभी शाकाहारी जीव जो हैं वो आगे किसी न किसी, यदि मांसाहारी जीव का शिकार बनते हैं तो ये शाकाहारी जीवों के शरीर से मांसाहारी जीवों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक जो पूरी खाद्य श्रृंखला तैयार होती है उसमें पौधों से ये हानिकारक रसायन एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचते जाते हैं। और इस प्रकार जब उच्चतर स्तरों में ये हानिकारक रसायन पहुंच जाते हैं तो शीर्ष पर किसी भी खाद्य श्रृंखला के जो है वो है मनुष्य। तो ये रसायन और पदार्थ मनुष्य के लिए घातक और विषैले होते हैं। ये रसायन मानव के लिए विषाक्त होते हैं। या तो मनुष्य सीधे ही पौधों को ग्रहण करता है या पशुओं के मांस के द्वारा ये मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ प्रभाव हैं मृदा प्रदूषण के। कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इसे? मृदा प्रदूषण का नियंत्रण। सबसे पहले तो सामाजिक चेतना जागृत करना। लोगों को इससे अवगत कराना। नंबर 2, रासायनिक उर्वरकों का जो कृषि में उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नियंत्रित तरीके से किया जाए। साथ ही साथ जो शाकनाशी, पीड़कनाशी
आदि काम में लिए जाते हैं, उन रसायनों का भी विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग साथ ही साथ चौथा, प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही साथ कचरे को शहर से दूर अनउपजाऊ मृदा में ही फेंका जाए, उपजाऊ मृदा में ना फेंका जाए, ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक बार पुनः मृदा प्रदूषण के प्रभाव बात कर रहे हैं हम। उपजाऊ मृदा का बंजर हो जाना। नंबर 2, पौधों के द्वारा हानिकारक रसायनों का अवशोषण किया जाना, और ये हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उच्चतर स्तरों पर स्थानांतरित होते रहते हैं, और ये रसायन मानव के लिए विषाक्त होते हैं। मृदा प्रदूषण का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, उसकी भी चर्चा आगे हमने की है। सामाजिक चेतना जागृत की जाए। नंबर 2, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नियंत्रित तरीके से किया जाए। शाकनाशी, पीड़कनाशी, अनेक प्रकार के जो कीटनाशी काम में लिए जाते हैं खेती में, उनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए। प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध हो और कचरे को शहर से दूर फेंका जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ ये देखा जाए कि वो मृदा उपजाऊ ना हो। मृदा प्रदूषण के बाद आगे बात करेंगे हम ध्वनि प्रदूषण की। चौथे प्रकार का प्रदूषण जो हम लेंगे, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण की बात हो चुकी है, जल प्रदूषण ले चुके हैं। मृदा प्रदूषण के बाद अब हम ध्वनि प्रदूषण। सामान्य से अधिक तीव्रता की वो ध्वनि जो सजीवों के जैविक क्रियाकलापों या अन्य क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, शोर कहलाती है। और इस प्रकार वायु में उपस्थित ध्वनि की ये मात्रा जो है, ये तीव्रता जो है, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो परिभाषा नोट कीजिए आप। सामान्य से अधिक तीव्रता की ध्वनि जो
सजीवों के जैविक तथा अन्य क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। शोर कहलाती है। तथा वायु में उपस्थित ध्वनि की अधिकता ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। यह परिभाषा सामान्य से अधिक तीव्रता की ध्वनि जो सजीवों के जैविक तथा अन्य क्रियाकलापों को प्रभावित करती है शोर कहलाती है तथा वायु में उपस्थित ध्वनि की ये अधिकता ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। अब ध्वनि की तीव्रता को किस प्रकार मापा जाए? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो एक मात्रक है इसका, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल। संक्षिप्त प्रश्नों में ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक लिखिए। तो डेसिबल है जिसे डीबी से दर्शाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल। अब 70 से 80 डेसिबल की जो ध्वनि है उसे सामान्य श्रेणी में माना गया है। लेकिन इस स्तर के ऊपर की ध्वनि जो है वो प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो 80 डेसिबल जो है उसे कान की क्षति के लिए क्रांतिक स्तर माना गया है। 80 डेसिबल को कान की क्षति के लिए क्रांतिक स्तर माना गया है। सामान्य श्रेणी की ध्वनि 70 से 80 डेसिबल और 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। कान की क्षति के लिए जो क्रांतिक स्तर माना गया है वो है 80 डेसिबल। WHO पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रत्येक शहर के लिए जो सुरक्षित स्तर घोषित किया है, प्रत्येक शहर के लिए 45 डेसिबल को सुरक्षित स्तर घोषित किया है।
वहीं 140 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि, 140 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि कर्ण अस्तिका की गति की दिशा को ही बदल देती है। एक 140 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि कर्ण अस्तिका की गति की दिशा को बदल देती है, जिससे आंतरिक कर्ण द्वारा प्राप्त ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है। इस प्रकार जैसे 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि पर हम जाते जाते हैं, उसके हानिकारक प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। यदि मोटे तौर पर ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की बात की जाए तो सबसे पहले हम ले सकते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। किन किन कारणों से ये होता है? सबसे पहले जो भी औद्योगिक इकाई हैं, औद्योगिक इकाइयों में मशीनों तथा उपकरणों की आवाज, ये आवाज इतनी तेज होती है जो ध्वनि प्रदूषण फैलाती है। साथ ही साथ इन कल कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति अपनी श्रवण क्षमता को भी प्रभावित कर बैठते हैं। दूसरा, वाहनों आदि के हॉर्न की आवाज। और तीसरा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, जिसमें लाउड स्पीकर शामिल है। इस प्रकार मोटे तौर पर जो हमें ध्वनि प्रदूषण के स्रोत नजर आते हैं, उन्हें हम इस प्रकार से बांट सकते हैं 3 भागों में।
ब्रेक का समय हो चला है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों को लेते हैं कुछ समय बाद। ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों को देखते हैं। सबसे पहला, मानव स्वास्थ्य व उसकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। मानव स्वास्थ्य व कार्य क्षमता प्रभावित। दूसरा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित। विस्तार से हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचना का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ बहरापन, हृदयाघात और उच्च रक्तचाप की समस्या। जो लोग तेज ध्वनि के माहौल में लगातार रहते हैं, इसी प्रकार रक्त वाहिनियों का संकुचन, और पांचवा प्रभाव हम देख सकते हैं, एक हार्मोन हमने पढ़ा है अंतःस्रावी ग्रंथियों में, एड्रेनलिन हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इस हार्मोन का अति स्त्रवण यानी ज्यादा मात्रा में ये हार्मोन स्त्रावित होने लगता है। एड्रेनलिन हार्मोन का अति यानी ज्यादा, अति स्त्रवण और इस हार्मोन के अति स्त्रवण से उच्च रक्तचाप तथा उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे शारीरिक प्रभाव हैं जो कि ध्वनि प्रदूषण से देखने के लिए मिलते हैं।
जहां तक नियंत्रण की बात आती है, किसी भी कारण में यदि हम समाधान ढूंढ लें, जो हमने इसके स्रोतों की बात की है, वहीं से हम इसके नियंत्रण के उपाय भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। सबसे पहला काम तो जो किया जा सकता है वो है, जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उन्हें शहर से दूर स्थापित किया जाए। औद्योगिक इकाइयों को शहर से, जहां कैसी आबादी है, घनी आबादी, औद्योगिक इकाइयों को शहर से दूर स्थापित किया जाए, और ऐसा करने से आम जन जो उससे प्रभावित हो रहा है, शहर के बीच होने से वो बचा रह सकता है। दूसरा, वाहनों में ध्वनि अवशोषक यंत्रों का प्रयोग किया जाए। वाहनों में ऐसे यंत्र लगाए जाएं जो अधिक से अधिक ध्वनि का अवशोषण कर सकते हो। सार्वजनिक स्थलों पर, तीसरा जो हमने इसका स्रोत देखा था, कारण देखा था ध्वनि प्रदूषण का, कि सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र काम में लिए जाते हैं, तो इस प्रकार उनके उपयोग को भी रोका जाए। सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई जाए। जो व्यक्ति कारखानों में काम करते हैं उनकी समय समय पर शारीरिक जांच करवाई जाए। कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों की समय समय पर शारीरिक जांच करवाई जाए। वही जो हर प्रदूषण के नियंत्रण में हमने एक उपाय पढ़ा है, लोगों को जागरूक करवाया जाए। इसके लिए सामाजिक चेतना जागृत करना, साथ ही साथ कठोर कानून बनाए जाएं और उनकी पालना पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। ध्वनि को सबसे ज्यादा अवशोषित करने का काम करते हैं हमारे वृक्ष, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, ये सबसे अच्छा उपाय है। अधिक से अधिक
वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि वृक्ष जो है वो ध्वनि अवशोषक का काम करते हैं। एक और प्रकार का प्रदूषण जो हमें पढ़ना है हमारे कोर्स में है तापीय प्रदूषण। अब देखिए तापीय प्रदूषण क्या है। जो भी हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, उन सब में जब गर्म बहिर्स्राव छोड़े जाते हैं, और ये गर्म बहिर्स्राव कहाँ से आते हैं? औद्योगिक इकाइयों से आते हैं, सीवर लाइनों से आते हैं, विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों से आते हैं। जब इन्हें प्राकृतिक जल राशि में छोड़ा जाता है तो ये वहां जाकर उस जल राशि का ताप बढ़ा देते हैं, और ताप बढ़ जाने से जो जलीय जीवन है हमारा, उसमें रहने वाले छोटे छोटे जलीय जीव जो हैं वो प्रभावित होते हैं। इस प्रकार होने वाला प्रदूषण तापीय प्रदूषण कहलाता है। परिभाषा लिखिएगा। प्राकृतिक जल राशि में गर्म बहिर्स्राव के मिलने से उस जल राशि का ताप बढ़ना तापीय प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक जल राशि में गर्म बहिर्स्राव के मिलने से उस जल राशि का ताप बढ़ जाना तापीय प्रदूषण कहलाता है। स्रोत की बात करते हैं। सबसे पहला
नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के बहिर्स्राव। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के बहिर्स्राव। वहीं दूसरा, जल विद्युत संयंत्रों के बहिर्स्राव। इन सब से निकलने वाले जो बहिर्स्राव हैं उनमें जल का ताप ज्यादा है और उसे निकट स्थित जल राशि में मिला दिए जाने से तापीय प्रदूषण होता है। तीसरा है तापीय विद्युत संयंत्रों के बहिर्स्राव। चौथा, औद्योगिक बहिर्स्राव। और पांचवा है घरेलू वाहित मल। सबसे पहला स्रोत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के बहिर्स्राव। दूसरा, जल विद्युत संयंत्रों के बहिर्स्राव। तीसरा, तापीय विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले गर्म बहिर्स्राव। इसी प्रकार विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले गर्म बहिर्स्राव। और अंतिम स्रोत जो है तापीय प्रदूषण का, वो है घरेलू वाहित मल। इन सभी को आप पॉइंट वाइज नोट कर लें। समय अभी कम है, अगली क्लास में हम बात करेंगे इन सब की डिटेल से। तो अगली क्लास में इनको थोड़ा विस्तार से चर्चा करने के बाद प्रभावों और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है इस प्रदूषण का लेते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।